हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इससे पहले के एपिसोड्स को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको उन्हें देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत नरेटर करता है और वो कहता है कि शहर में हर जगह मॉब के र्यूमर्स फैलने शुरू हो गए थे, जिसने ब्लैक विंडकर स्कूल के शैडो लीडर हानेजावा को हराया था और सभी लोग उसे व्हाइट टी पॉइजन कहने लगे थे क्योंकि उसका असल नाम कोई नहीं जानता था। और दूसरे स्कूल्स की गैंग के लीडर्स उसको हराना चाहते हैं और इसीलिए वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग मॉब के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर डिम्पल रिस्सू को बता रहा होता है कि कैसे वो पार्टी का लेवल से फिर से जिंदा हो गया, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से भी कम हो गई थी और इसीलिए वो घर में नहीं घुस पा रहा था क्योंकि शिग्यो की पावर्स घर में एक बैरियर बना के रखती हैं। और इसे देखकर रिस्सू शॉक में होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है और यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर वो उसका सिर पकड़ता है और उसे देखकर डिम्पल उससे कहता है, क्या तुम भी मुझसे हैंडशेक करना चाहते हो? लेकिन वो उसको पकड़ता है और उसको लाते मारने लग जाता है और लाते खाता हुआ डिम्पल कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मॉब का दोस्त हूँ। और जब वो उसे छोड़ता है तो वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम मेरे साथ जोड़ी बनाना चाहोगे? तो रिस्सू सीधा ना बोल देता है और तभी डिम्पल उससे कहता है कि रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? और फिर वो उससे कहता है कि तुमने अभी अभी अपनी साइकिक पावर्स को अनलॉक किया है। और ये सुनकर रिस्सू भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या मेरे पास सच में साइकिक पावर्स है? तो डिम्पल उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, इसी वजह से ही तो तुम मुझे देख पा रहे हो और मेरा नाम डिम्पल है और मैं वो हूँ जिसे तुम लोग गोश्त कहते हो। और तो मुझे पता है कि तुम्हें अपनी साइकिक पावर्स को यूज नहीं करना आता, लेकिन मैं तुम्हें उन्हें यूज करना सिखाऊंगा। और फिर वो बहुत सारे स्पून ले आता है और रिस्सू उन्हें बेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पून बेंड नहीं हो रहा होता। तो वो डिम्पल के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि ये बेंड नहीं हो रहा। तो डिम्पल उससे कहता है कि रिलैक्स करो और नीचे देखो। और जब वो नीचे देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ के सारे स्पून बेंड हो चुके होते हैं। और ये देखकर रिस्सू भी हैरान होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये उसने किया है। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। और ये बात सुनकर रिस्सू भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या मैं अपने भाई से भी ताकतवर बन सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल भी है? और फिर वो डिम्पल से कहता है कि क्या मैं अपने भाई के जैसा बन सकता हूँ? फिर डिम्पल कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे अपनी बॉडी को यूज करने दोगे तो। और उसके बाद हम लोग मॉब और उसके मॉम डैड को खाना खाते हुए देखते हैं और मॉब कहता है कि रिस्सू नहीं आया तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, वो कह रहा था कि उसे भूख नहीं है। तो मॉब कहता है कि क्या वो अपसेट तो नहीं? तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, बल्कि मुझे तो वो आज बहुत ही खुश लग रहा था। और इधर रिस्सू डिम्पल से पूछ रहा होता है कि मैं अपनी पावर्स कैसे यूज कर सकता हूँ। तो डिम्पल उससे कहता है कि इसे समझाने से अच्छा हम इसे ट्राई कर लेते हैं। और फिर वो उससे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। और जब वो ऐसा करता है तो डिम्पल एक क्रीपी सी लुक देता है और कहता है कि अब तुम्हारा शरीर मेरा हुआ। और फिर वो उसके शरीर के अंदर चला जाता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसके अंदर ही कहता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ कि मैं इसके शरीर को काबू ही नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद रिस्सू अपना हाथ उठाता है तो उसे अपने शरीर के अंदर साइकिक पावर्स फील होने लग जाती है। और इसके नेक्स्ट डे हम लोग स्कूल में देखते हैं और रिस्सू और शिंजी एक साथ जा रहे होते हैं और उसके आसपास के स्टूडेंट्स उनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने उस ठरकी गैंग के लीडर को पकड़ा। और उसके बाद वो दोनों रुकते हैं और शिंजी कहता है, यामाजाकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता है कि क्या? तो शिंजी कहता है कि तुम्हारे कोट के सारे बटन बंद नहीं है। और इसके बाद हम लोगों को रिस्सू के ऊपर फोकस करते हैं और वो रात वाली बात सोच रहा होता है जिसमें वो एक बॉटल को हवा में उड़ा रहा होता है और कहता है कि मैं अब इन्हें यूज कर पा रहा हूँ। और डिम्पल कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि मैं इनका आउटपुट कंट्रोल कर रहा हूँ और ये पावर्स तुम्हारे अंदर बहुत पहले से ही थी, लेकिन तुम्हारे किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण ये अब बाहर आई हैं। और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ हो, जैसे कि अपनी पैंट में पॉटी कर देना या लड़कियों के लॉकर रूम में घूरते हुए पकड़े जाना। तो रिस्सू कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो डिम्पल कहता है, अरे हाँ, तुम एक बहुत ही ऑनर स्टूडेंट हो और क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत बुरा हो? और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर शिंजी यामाजाकी से कहता है कि हमने ये अफवाह सुनी है कोई लड़कियों के जिम के कपड़े चुरा रहा है और जब हमने तुम्हारे बैग को चेक किया तो तुम्हें पता है कि हमें वहाँ पर क्या मिला। और फिर रिस्सू कहता है कि हमें लड़कियों के जिम के क्लोथ तुम्हारे बैग में मिले हैं, लेकिन यामाजाकी कहता है कि ये झूठ है। तो शिंजी कहता है कि तुम मना कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि इससे तुम्हें ही मुश्किल होगी और तुम्हें पता है कि स्कूल परवर्ट्स यानी कि ठरकियों को लेकर आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने का एक मौका दे सकता हूँ। बस तुम्हें ये कहना है कि ये सब करने के लिए तुम्हें ओनिगवारा ने कहा था और इससे तुम बाहर हो जाओगे। बताओ तुम्हें ये डील मंजूर है? और इस तरह वो दोनों और भी स्टूडेंट्स को पकड़वाते हैं और इसके कारण रिस्सू की पावर्स और भी बढ़ती रहती है। और डिम्पल भी उससे कहता है कि तुम्हारी पावर्स बहुत बढ़ गई हैं और जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो। और उसके बाद रिस्सू बोलता है कि डिम्पल क्या तुम कभी चुप नहीं कर सकते? और फिर वो उससे कहता है कि अगर मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाऊं तो क्या मैं तुम्हें
भी मिटा सकता हूँ। और ये बात सुनकर डिम्पल भी कहता है कि क्या इसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है। और इसके बाद हम लोग अवेकनिंग लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर रिसु स्पून्स को मोड़ रहा होता है और ये देखकर मित्सुरा भी हैरान हो जाता है और रिसु से कहता है कि क्या इतना बहुत है या मैं तुम्हारी कार को भी बीच में से मोड़ दूं। और उसकी ये बात सुनकर वो भी डर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। और इसके बाद हम लोग उसे घर जाता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमने कामुरो से सुना है कि तुम ही सभी एविडेंस को रख रहे थे, क्या तुमने ही हमें फंसाया है। तो रिसु कहता है कि मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। और फिर वो डिम्पल को आवाज लगाता है और डिम्पल ऊपर उठ जाता है और फिर वो अपना बैग आगे कर कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया भी है तो तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। और फिर वो अपना बैग नीचे फेंक देता है और हम देखते हैं कि डिम्पल उसकी बॉडी में जा चुका होता है। उसके बाद उन गुंडों में से एक उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद वो सभी उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सभी को मारता है और हंसने लग जाता है। और तभी वहां पर टैरू आ जाता है और उसे आवाज मारता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो उसे देखकर डिम्पल डर जाता है। और टैरू उससे कहता है कि अगर तुम इन पर ज्यादा निर्भर रहोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें इनके बारे में गलत आइडिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई स्पेशल इंसान हो और तुम मुझे मेरे पुराने रूप की याद दिलाते हो। और फिर वो कहता है कि इसे एक वार्निंग की तरह सुनो, साइकिक पावर्स के ऊपर निर्भर रहना बंद करो। और उसकी ये बात सुनकर रिसु थोड़ा सा चौंक जाता है और वो उससे कहता है कि तुम कौन हो, एक और एस्पर, और मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें मुझे वार्निंग देने की जरूरत नहीं है। तो डिम्पल उससे कहता है कि उसके साथ मत उलझो, तुम उसे हरा नहीं सकते। तो रिसु उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये अवेकनिंग लैब वाले बंदों की से अलग नहीं होगा और मुझे इससे अपनी पावर्स कंपेयर भी करनी है। और फिर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और डिम्पल उसे रोक रहा होता है, लेकिन तभी टैरू उसका हाथ पकड़ लेता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता है कि मुझसे हाथ मिलाने का शुक्रिया, मैं टैरू की हानाजावा हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और तभी वो अपनी पावर्स का एक छोटा सा नमूना उसे दिखाता है और रिसु को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है और टैरू रिसु से कहता है कि अपने पैरों पर खड़े होने में तकलीफ हो रही है। और फिर वो उससे कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो, लेकिन उसकी पावर्स थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर वो अपने सर को पकड़ लेता है। और तभी डिम्पल रिसु से कहता है कि यहाँ से भागो और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और फिर रिसु एक जगह पर रुककर बोलता है कि वो कितना स्ट्रांग था, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपने भाई के अलावा भी किसी और से हार गया। और फिर वो डिम्पल से कहता है कि डिम्पल मुझे और स्ट्रांग बनना है ताकि मैं और किसी से ना हार सकूं। और उसके बाद हम लोग मॉब को देखते हैं और उसे एक लेडी पीछे से आवाज मारती है और वो उसे एक बास दिखाती है और कहती है कि ये हैप्पीनेस का बास है और जिसके घर में भी ये होगा उसके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। और ये असल में 25 लाख का है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे 8 लाख जेन का दे रही हूँ। और वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और फिर वो और पैसे कम कर देती है और कहती है कि 5 लाख जेन दे दो। और फिर मॉब कहता है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। और फिर वो उससे कहती है कि तुमने इसे छू कर तो देखा ही नहीं है। और फिर वो उसे जबरदस्ती मॉब को पकड़वा देती है और उसे गिरा देती है, लेकिन मॉब अपनी पावर से उसे बचा लेता है और वो लेडी उसे देखकर हैरान हो जाती है। और फिर मॉब उसे रखने वाला ही होता है, लेकिन वो उसके हाथ पर मारती है जिससे वो टूट जाता है। और फिर वो उससे कहती है कि तुमने इसे तोड़ दिया। और तभी एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि सर क्या आपने इसे तोड़ दिया है। और फिर वो उससे फोन मांगता है और उसके बाद वहां पर रेगन आ जाता है और फिर वो आदमी कहता है कि इसने ये वास तोड़ दिया है और आपको इसके लिए 50 लाख चेन भरने पड़ेंगे। और फिर रेगन कहता है कि मुझे अब समझ में आ गया यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर वो उनसे कहता है कि ये वास इतना महंगा तो नहीं लगता। और फिर वो आदमी उससे कहता है कि तुमने क्या कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और रेगन पीछे की तरफ हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरी छाती तोड़ दी है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरे हॉस्पिटल का बिल पड़ना पड़ेगा और वो होगा 10 लाख रुपए। और फिर वो आदमी उससे कहता है कि बेवकूफ कहीं के तुम क्या कह रहे हो। और फिर रेगन बोलता है ये हो गया साइकोलॉजिकल डैमेज और इसके 10 लाख और दो। और फिर वो आदमी उसके पास अपना मुंह कर बोलता है तो रेगन उससे कहता है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है और इसके लिए 10 लाख रुपए और दो। और फिर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और फिर रेगन कहता है कि तुम्हारे चिल्लाने से मेरे कान में दर्द हो रहा है, इसके लिए 10 लाख रुपए और दो। और फिर वो अपने कोट को देखता है और कहता है कि तुमने मेरा कोट खराब कर दिया और इसके लिए 10 लाख रुपए मुझे और दो। और ये चीज देखकर वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और फिर रेगन कहता है कि अब ये बराबर हो गया जितने पैसे मॉब ने तुम्हें देने थे उस वास के। और फिर वो मॉब से कहता है कि चलो मॉब। और फिर वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, इस लड़के के साथ अब बुरी चीजें होंगी क्योंकि उसने हैप्पीनेस का वास तोड़ दिया है। और फिर रेगन के उससे कहता है बुरी चीजें, हाँ मैंने यहाँ से आने से पहले एक लड़की से बात कर रहा था जिसके पीछे एक बहुत ही बुरी स्पिरिट लगी हुई थी और अब वो स्पिरिट मेरे पीछे लग चुकी है। और तुम्हें पता है कि जब ऐसा होता है तो रात को वो तुम्हें बहुत डराती है और तुम्हारे सपनों में आती है और तुम्हें सोने नहीं देती। और अब मुझे लगता है कि वो स्पिरिट अब तुम्हारे पीछे लग चुकी है, तो इसलिए बेड पर जाने से पहले सोच लेना। और फिर वो दोनों ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि एक भूत, हाँ तुमने हमें क्या छोटे बच्चे समझ रखा है। और उसके बाद वहाँ की एक लाइट टूट जाती है और वो वास भी टूट जाता है। उसके बाद सारी पेंटिंग गिरने लग जाती है और उसे देखकर वो दोनों
दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। उसके बाद मॉब और रेगन खाना खाने जाते हैं और रेगन उससे कहता है कि जो लास्ट में तुमने किया वो बहुत ही अच्छा था। तो मॉब उससे पूछता है कि क्या, तो रेगन उससे कहता है कि तुमने जो पूरी बिल्डिंग को हिलाया था वो। तो मॉब उससे कहता है कि मुझे लगा कि आपने उनके पीछे वो इविल स्पिरिट्स भेजी थी। तो फिर मॉब उससे कहता है कि क्या इसका मतलब है कि आपने उन्हें नहीं देखा। तो रेगन कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, मैंने उन्हें देखा था। तो मॉब कहता है कि कौन आर्टिस्ट सच में बहुत बुरे होते हैं। और ये इस बात सुनकर रेगन भी थोड़ा सा अजीब सा मुंह कर लेता है और कहता है कि सिर्फ नीच लोग ही दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। और इसके बाद हम लोग स्कूल का रूफ देखते हैं जहाँ पर शिनजी रिसु से कह रहा होता है कि अभी कुछ लोग और बचे हैं जिन्हें हमें साफ करना है। तो रिसु उससे कहता है कि तुम इसे और जारी रखना चाहते हो। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते इन्हें रोकने के लिए। और फिर रिसु उससे कहता है कि क्या तुम ये अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए कर रहे हो। तो शिनजी उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ देने का क्यों सोचा। तो रिसु उससे कहता था कि मैं अब बस अपने आप से ही थक गया था और मैं ये जानना चाहता था कि बेवकूफ होना कैसा होता है। और शिनजी उससे कहता है कि बेवकूफ, लेकिन इससे तो हम दोनों स्कूल में पॉपुलर हो गए हैं और हम दोनों इस स्कूल के हीरोज बन गए हैं। और फिर डिम्पल रिसु से कहता है कि जैसे स्कूल में पॉपुलर होना चाहता है। तो रिसु वहाँ पर लगी जाली को पकड़ कर लेता है और कहता है लेकिन मैं इससे बहुत बड़ी चीज चाहता हूँ। और इसके बाद हम लोग बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का रूम देखते हैं जहाँ पर टॉमी कुछ शोर मचा रही होती है और मुसाशी उससे कहता है कि तुम थोड़ा चुप कर जाओगे, मुझे इससे बात करनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके सामने ओनिगवारा बैठा होता है और वो उससे कहता है कि बस करो मुसाशी। और मुसाशी उससे कहता है कि चलो मर्द बनो, तुम्हें उठना ही होगा और अपनी क्लास में जाना होगा। तो ओनिगवारा मुंह लटकाए कहता है कि वहाँ पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है और मेरे दोस्त तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। और उसके बाद वहाँ पर शिनजी आ जाता है और वो ओनिगवारा को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम स्कूल में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम क्लास में तो जा नहीं रहे हो। और तभी ओनिगवारा उठकर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं घर पर रुका तो मेरी मॉम मुझसे पूछेंगी कि मैं घर पर क्यों हूँ। और तभी मुसाशी अपना हाथ आगे करता है और वो शिनजी से कहता है कि सुनो प्रेसिडेंट, ओनिगवारा ने कुछ नहीं किया है। और तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और शिनजी से कहता है कि स्कूल के गेट पर कोई अजीब सा इंसान आया हुआ है और वो किसी और स्कूल की गैंग का लीडर होता है और वो वहाँ पर व्हाइट टी पॉइजन यानी कि मॉब को ढूंढ रहा होता है जिसकी असली पहचान उसे नहीं पता होती। और फिर शिनजी उससे कहता है कि व्हाइट टी पॉइजन कौन है। और तभी रिसु आगे आता है और वो कहता है कि आप टेंशन मत लो प्रेसिडेंट, मैं इसे संभालता हूँ। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रिसु उसे मार मार कर बेहोश कर देता है और वो कहता है कि ये सेल्फ डिफेंस में था और ये भी दूसरे स्कूल का है तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और उसके बाद जब शिनजी घर जा रहा होता है तो कुछ गुंडे उसके रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुमने केंजाकी को मारा था। तो वो डरा हुआ कहता है कि मैंने नहीं, मैं तो बस देख रहा था। और उसके बाद वो गुंडे उसे बहुत पीटते हैं और उसके बाद हम लोग उसे एक कचरे के ढेर के ऊपर गिरा हुआ देखते हैं। और उससे नेक्स्ट डे वो रिसु से कहता है कि हमें इसे रोकना होगा। तो रिसु उससे कहता है कि तुम कितने भद्दे लग रहे हो। और फिर शिनजी उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने वो दूसरी गैंग के लीडर को पीटा था। और फिर रिसु कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इसी लायक था। और उसके बाद शिनजी को कुछ और गुंडे घेर लेते हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट शिनजी से मिलने आता है और उसके पापा उससे कहते हैं कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता। और उसके बाद हम लोग शिनजी को देखते हैं जो कि एक कोने में बैठा रो रहा होता है। और तभी रिसु वहां पर आता है और कहता है कि यहाँ पर कितना कचरा है, अगर तुम्हें स्कूल में कचरे को साफ करना है तो तुम्हें पहले अपने रूम से शुरू करना होगा। और फिर शिनजी उससे कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। तो रिसु उससे कहता है कि अभी भी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं जिन्हें हमें साफ करना है, लेकिन शिनजी उससे कहता है कि अब मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो रिसु उससे कहता है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि हम दोनों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता और हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। लेकिन शिनजी उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि प्लीज मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दो। और इसके बाद हम लोग रिसु को एक बिजली के पोल के ऊपर खड़ा देखते हैं और वो कहता है कि अब स्कूल पूरी तरह से साफ हो चुका है। और तभी डिम्पल उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे क्योंकि दूसरी स्कूल की गैंग के लोग वहां पर आते ही रहेंगे। तो रिसु उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन सबको हरा दूंगा अपनी पावर्स के साथ। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि हाँ सही कहा, तुम एक सुपरस्टार बन जाओगे। और तभी रिसु डिम्पल से कहता है कि तुम भी मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना डिम्पल। तो डिम्पल घबराया हुआ कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और उसके बाद हम लोग काफी गैंग्स को एक साथ आता हुआ देखते हैं और वो सभी लोग रिसु को घेर लेते हैं और वहीं पर पीछे टैरू खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर उनमें से गैंग लीडर उससे कहता है कि क्या तुम ही हो जिसने टैरू की हानाजावा और केंजाकी को हराया था, क्या तुम ही व्हाइट टी पॉइजन हो। और फिर रिसु कहता है कि इन्हें हराने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं ही हूँ व्हाइट टी पॉइजन। और पीछे खड़ा टैरू उसे देखकर कहता है कि क्या ये कागेयामा बनने की कोशिश कर रहा है, मुझे इसके बारे में उससे बात करनी ही होगी। और फिर वो वहां से चला जाता है और इधर हम एक हुडी वाले इंसान को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और वो फोन पर कह रहा होता है कि मुझे वो मिल गया जिससे तुम ढूंढ रहे थे और मैं
जल्द ही उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है। और उसके बाद रिसु जोर से पोजेशन बोलता है और डिम्पल उसकी बॉडी में आ जाता है और वो कहता है कि आओ सभी के सभी एक साथ आ जाओ। और सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी साइकिक पावर के साथ रोक देता है और एक स्लैश के साथ उन्हें दूर फेंक देता है। और उसके बाद उसके पीछे से एक और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रिसु उसे हवा में ही रोक देता है और उसे दूसरे इंसान के ऊपर मारता है। और तभी उसके सामने वहां का सबसे बड़ा गैंग लीडर आता है, लेकिन रिसु उसे भी जमीन में गाड़ देता है और फिर सभी लोग उससे थोड़ा सा डर जाते हैं। और फिर रिसु उनकी तरफ चल कर आता है और सभी लोगों को मारता रहता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग नीचे गिरे होते हैं और तभी वहां पर मॉब आता है और रिसु से भी सेंस कर लेता है। और फिर मॉब रिसु से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज नीचे एक लाइक कर दे और एक कमेंट भी जरूर कर दें। और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।